नमस्कार दोस्तों, VNITI की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग माप एवं मापी यंत्र के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन आंसर ऑफ मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का लेसन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को हल करने चल रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि पिछले पेपर में या कुछ साल पहले के पेपर में आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, देख लेते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु की बनी होती है? स्टैंडर्ड स्टील रूल जो होता है वो किस धातु का बना होता है? तो हमने पहले ही बताया है कि ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, आंसर आएगा आपका स्टेनलेस स्टील। कार्बन स्टील नहीं आएगा, माइल्ड स्टील भी नहीं आएगा, ब्रास नहीं आएगा। ठीक है, आंसर क्या है? स्टेनलेस स्टील है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, गुनिया का ब्लेड के नीचे अंडर कट रखा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप गुनिया देखेंगे तो गुनिया कुछ ऐसी दिखाई देती है। ऐसी कुछ दिखाई देती है। और अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे अंडरकट बना होता है, छोटा सा बना होता है। ठीक है, इसे अंडरकट कहते हैं। ये अंडरकट किस लिए बना होता है? तो देखिए, ऑप्शन क्या है? सुंदरता के लिए, सही मापन के लिए, जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका होगा कि जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए, यानी कि जब आप जॉब इस पे चेक करते हैं, जॉब कैसे 90 डिग्री चेक करते हैं, जॉब को ऐसे रखते हैं। ठीक है, जॉब को ऐसे रखा जाता है। और अगर ये कट यहाँ पर नहीं होगा, ये जो कट बना होता है ये कट यहाँ पर नहीं होगा, तो जॉब का जो कॉर्नर वाला एरिया है वो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से गुनिया पर यानी ट्राई स्क्वायर पर नहीं टच होगा, जिसकी वजह से आपको सही माप नहीं मिल पाएगी। इसलिए गुनिया के ब्लेड के नीचे एक अंडर कट बना होता है, एक छोटा सा गड्ढा बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। जेनी कैलिपर को क्या कहते हैं? ठीक है, जेनी कैलिपर को क्या कहते हैं? ट्रांसफर कैलिपर, मार्किंग कैलिपर, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो जेनी कैलिपर का एक दूसरा नाम भी होता है हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक है, ये हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर क्या होता है? क्योंकि ये आउटलाइन खींचने के भी काम आता है। ठीक है, इसलिए इसको ये नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए सदृश कैलिपर का नाम बताइए। ये एक कैलिपर दिया गया है, इसका क्या नाम है? जेनी कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर या बाह्य कैलिपर। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि ध्यान से देखेंगे कि इसका लेग, ये अंदर का, ये जो लेग है, जो पैर है, ये अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। ठीक है, और बाह्य कैलिपर में क्या होता है? लेग अंदर की ओर ऐसे मुड़ा रहेगा, तभी ये बाहरी जॉब की माप ले पाएगा। ठीक है, ऐसे जब इसका लेग मुड़ा रहेगा बाहर की ओर, तभी इस अंदर की ओर जब मुड़ा रहेगा, तभी ये बाहर किसी भी जॉब के बाहरी सतह की माप ले पाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बाह्य कैलिपर यानी आउटसाइड कैलिपर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। दिए गए जेनी कैलिपर में अंकित भाग का नाम बताइए। ये जो अंकित भाग है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये क्या नाम है इसका? एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट, बेड लेग, ऑड लेग, या इनमें से कोई नहीं। तो एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट तो नहीं होगा क्योंकि ये यहां पर है। ठीक है, बेड लेग नहीं होगा, बेड लेग इसी को कहते हैं
ओ सॉरी ऑड लेग नहीं होगा, ऑड लेग ये इसी को कहते हैं, सीधा लेग को। ये हो जाएगा बेंड लेग। बेंड लेग यानी कि मुड़ा हुआ लेग। यहां पर अगर ध्यान दीजिए तो ये नीचे से थोड़ा सा क्या होता है, अंदर की ओर मुड़ा रहता है। ठीक है, अंदर की ओर भी मुड़ा हो सकता है और बाहर की ओर भी मुड़ा हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको बेंड लेग कहेंगे। आंसर आएगा आपका बेंड लेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, निम्न में से जेनी कैलिपर को पहचानिए। इनमें से जेनी कैलिपर क्या है, कौन सा है? तो ध्यान देंगे, हमने अभी पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जब क्या होती है, जब लेग का अंदर की ओर मुड़ा होता है तो उसे आउटसाइड कैलिपर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आउटसाइड कैलिपर है। ये भी देखिए अंदर की ओर मुड़ा है तो ये भी आउटसाइड कैलिपर है। ठीक है, ये बाहर की ओर मुड़ा हुआ है ना, ऐसे बाहर की ओर मुड़ा हुआ है तो जॉब के अंदर की माप लेता है, तो ये हो गया इनसाइड कैलिपर। और ये हो गया ऑप्शन आपका जेनी कैलिपर। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका जेनी कैलिपर हो जाएगा। अच्छा, जेनी कैलिपर को लंगड़ा प्रकार भी कहते हैं। लंगड़ा प्रकार क्यों कहते हैं? क्योंकि एक टांग इसकी क्या होती है, कटी होती है और उसमें एक निडल लगी होती है, इसलिए इसको लंगड़ा प्रकार भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि लंगड़ा प्रकार किसको कहते हैं तो उसको आंसर देंगे आप कि जेनी कैलिपर को लंगड़ा प्रकार कहा जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, स्प्रिंग टाइप बाह्य कैलिपर जो कि स्टील रूल के साथ प्रयोग किया जाता है, इसकी परिशुद्धता क्या होती है? ठीक है, हमने बताया है कि जितने भी साधारण मापी यंत्र होते हैं, ठीक है, कौन से साधारण मापी यंत्र, इनकी जो परिशुद्धता होती है यानी कि कम से कम माप जो ये ले सकते हैं वो होती है 0.5 mm। ठीक है, यानी आधे mm तक की ये परिशुद्ध माप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, 0.50 mm की ये परिशुद्ध माप ले सकते हैं। तो ये जितने भी साधारण मापी यंत्र होते हैं ये सभी कितने पे होते हैं, 0.5 की परिशुद्धता पर हमेशा माप लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, एक कैलिपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है। कौन सा कैलिपर है जो कि 3 नामों से जाना जाता है? बाह्य कैलिपर, जेनी कैलिपर, आंतरिक कैलिपर या सॉरी जेनी कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, बाह्य कैलिपर या डिवाइडर कैलिपर। कौन सा कैलिपर है जो 3 नामों से जाना जाता है? तो जेनी कैलिपर को 3 नामों से जाना जाता है। पहला तो ये जेनी कैलिपर हो गया, दूसरा पहला क्या है, जेनी कैलिपर, दूसरा क्या है, लंगड़ा प्रकार, और तीसरा क्या है, हाइड्रोमोटेड, अभी जिससे पहले पढ़े थे हम। ठीक है, तो ये जेनी कैलिपर के ही 3 नाम होते हैं और किसी भी कैलिपर का 3 नाम नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक खांचे की चौड़ाई को मापने के लिए निम्न में से निम्न मापक कैलिपर उपयुक्त होते हैं। इनमें से कौन सा मापक कैलिपर खांचे की चौड़ाई के लिए उपयुक्त होता है? खांचा यानी कि किसी भी जॉब में कटा हुआ ग्रूव, ग्रूव यानी खांचा होता है ना। मान लो एक ये जॉब है और इसमें क्या है, ठीक है, अब इसमें एक
खांचा कटा हुआ है, ठीक है, ऐसा एक खांचा कटा हुआ है। अब इसकी चौड़ाई यानी कि इसके आंतरिक चौड़ाई मापने के लिए कौन से कैलिपर का उपयोग करेंगे? तो हमने पहले बताया आंतरिक चौड़ाई या लंबाई मापनी होती है तो आंतरिक कैलिपर का उपयोग हमेशा किया जाएगा। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। आंतरिक कैलिपर द्वारा चौड़ाई मापी जाती है, किसकी? खांचे की चौड़ाई, ठीक है। कैलिपर का साइज लिया जाता है, कैलिपर का साइज किससे लिया जाता है? लेग की लंबाई से, पॉइंट से रिवेट के मध्य की दूरी या कुल लंबाई से, उपयुक्त में सभी। तो लेग की लंबाई से भी लिया जाता है, ठीक है। मान लो आपका कैलिपर एक ऐसा है, एक ये ऐसा कैलिपर है, तो इस लेग की लंबाई से भी लिया जाता है और इस पॉइंट से लेके इस रिवेट तक की दूरी को भी लिया जाता है, ठीक है। दोनों तरह से लिया जाता है और दोनों का मतलब सेम ही होता है भाई। रिवेट से पॉइंट तक की दूरी लेग की लंबाई ही तो होती है, इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन आपको बेहतर ऑप्शन क्या पड़ेगा? रिवेट से, पॉइंट से रिवेट के मध्य की दूरी, ठीक है। क्योंकि जेनी कैलिपर में ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, क्योंकि जेनी कैलिपर में क्या होता है? आधा लेग होता है और आधे के बाद पॉइंट वो नेडल लगी रहती है, इसलिए पॉइंट से रिवेट तक की दूरी इसकी मैक्सिमम दूरी बताती है, इसका साइज नापती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? दिए गए चित्र में दर्शाए गए गुनिया के एक्स लैम्ब भाग को पहचानिए, ठीक है। यानी कि ये जो एक्स बनाया गया है इस भाग को पहचानिए, ये कौन सा भाग है? तो हमने बताया था कि गुनिया जो होती है, गुनिया जो होती है उसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक होता है स्टोक और एक ब्लेड, ठीक है। दो ही भाग होते हैं इसके, एक होता है स्टॉक और एक होता है ब्लेड। तो यहां पर x द्वारा जो दर्शाया जा रहा है वो निचला भाग है जो कि मोटा होता है, इसको कहते हैं स्टॉक, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा स्टॉक। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चित्र में दर्शाए गए गुनिया द्वारा कौन सा परीक्षण किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, इसके जॉब के सतह पर इसको रखा गया है ब्लेड द्वारा। तो किसकी जांच की जा रही है? यहाँ पर समतलता की जांच की जा रही है कि ये समतल है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये जॉब होती है, अब गुनिया को ऐसे इसको रख दिया गया तो ये क्या करेगा? ये इस सतह की समतलता की जांच करेगा, समतल है या नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्र में किस प्रकार के कैलिपर को दर्शाया जा रहा है? आपको बताया गया है और दिखाया भी गया है। कौन सा कैलिपर है आप लोग बताइए, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक टांग है जो अंदर की ओर मुड़ी हुई है, एक टूटी हुई टांग है जिसपे सुई लगी है, यानी कि नकली टांग लगी है। हमने बताया था लंगड़ा कैलिपर जिसकी एक टांग नकली होती है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम? जेनी कैलिपर कहेंगे, ठीक है। जेनी कैलिपर है जिसकी एक टांग नकली होती है, इसको लंगड़ा प्रकार भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया है। दर्शाए गए चित्र में एक हील प्रकार का जेनी कैलिपर द्वारा निम्न कार्य संपन्न किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा कार्य संपन्न किया जा रहा है जरा बताइए।
आंतरिक कोण के समानांतर रेखा खींची जा रही है, बाहरी कोण के सहारे समानांतर रेखा खींचना, केंद्र की स्थिति निर्धारित करना या बाह्य कोण की माप लेना। तो हमने बताया था कि जेनी कैलिपर दो काम करता है। कौन कौन सा काम करता है जेनी कैलिपर? जेनी कैलिपर क्या करता है? समानांतर रेखा खींचने के काम आता है, आउटलाइन खींचने के काम आता है, और क्या करने के? मार्किंग करने के काम आता है। ठीक है, दो ही काम करता है ये। तो यहां पर जो किया जा रहा है वो बाहरी कोर यानी बाहरी सतह के सहारा लेके इस लाइन के समानांतर एक लाइन ऐसे खींची जा रही है। ठीक है, ऐसी एक लाइन खींची जा रही है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बाहरी कोर के सहारे समानांतर रेखाएं खींचना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से गुनिया का क्वेश्चन आ गया है। ये गुनिया है, दिए दर्शाए गए चित्र में गुनिया की जांच की जा रही है। ठीक है, गुनिया किस चीज की जांच कर रहा है यहां पर? अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें क्या हुआ था, जॉब को ऐसे समतल रखकर उसके ऊपर गुनिया लगाया गया था। ठीक है, और यहां पर क्या किया जा रहा है, जॉब को ऐसे रखकर इसके दोनों कॉर्नर पे गुनिया लगाई जा रही है। तो ये क्या काम कर रहा है? समतलता की जांच कर रहा है, समांतरता की जांच कर रहा है, या समतलता की जांच कर रहा है, या वर्गाकृति कर रहा है, या समकोणीयता कर रहा है? क्या कर रहा है? वर्गाकृति कर रहा है। ठीक है, वर्गकारिता यानी कि ये एकदम चौकोर है, यानी कि ये 90 डिग्री पर है या नहीं है। ठीक है, इसकी जांच ये कर रहा है। ठीक है, तो जब कॉर्नर पे ऐसे गुनिया को लगाया जाता है तो ये क्या करता है? वर्गाकारिता करता है, यानी कि कोण की 90 डिग्री की जांच ये करता है। चलिए आंसर हो जाएगा वर्गाकारिता सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए दर्शाए गए चित्र में जेनी कैलिपर द्वारा निम्न कार्य संपन्न किया जा रहा है। ये कौन सा कार्य किया जा रहा है आप बताइए? ऑप्शन हम बता दे रहे हैं। ऑप्शन है आंतरिक माप ली जा रही है, बाह्य माप ली जा रही है, गोलाकार छड़ के केंद्र की स्थिति का निर्धारण किया जा रहा है, गोलाकार कोण के समानांतर रेखाएं खींची जा रही हैं। कौन सा काम किया जा रहा है इस पे? तो आप अगर ध्यान देंगे तो यहां पर इसके केंद्र को ढूंढा जा रहा है। ठीक है, जब एक जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं तो क्या करते हैं, उसके केंद्र का सहारा लेके ऐसे एक लाइन खींचेंगे, फिर यहां से सहारा लेके ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर सहारा लेके ऐसे लाइन खींचेंगे। जब हर तरफ से ऐसे लाइनें खींचते रहेंगे तो आपको एक केंद्र मिल जाएगा। ठीक है, किसका? छड़ का, यानी किसी भी बेलनाकार या गोलाकार जॉब का केंद्र आपको मिल जाएगा। तो यहां पर क्या किया जा रहा है? यहां पर केंद्र की जांच की जा रही है। ठीक है, आंसर आ जाएगा सी, गोलाकार छड़ के केंद्र की स्थिति का निर्धारण किया जा रहा है यहां पे। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर निम्न के लिए होता है। देखो नाम आ गया ना, इंग्लिश में आ गया नाम। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि हमेशा जितने भी टूल्स के नाम होते हैं उनको हमेशा हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी पढ़ना अवश्य चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंदी में भी किसका, टूल्स का नाम इंग्लिश में दे देता है। जैसे कि यहाँ पर दे दिया है ट्राई स्क्वायर। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्राई स्क्वायर क्या होता है। जो लोग पढ़े हैं वो तुमको तो पता हो जाएगा ट्राई स्क्वायर क्या है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनको नहीं पता चल पाएगा ट्राई स्क्वायर क्या है। तो ट्राई स्क्वायर को हिंदी में गुनिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गुनिया कहते हैं। इसके पहले सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं गुनिया के ऊपर। तो गुनिया निम्न के लिए होता है। किसके लिए होता है, यानी किस काम के लिए होता है? तो गोल पृष्ठ की जांच करने के लिए होता है, ग्रूव पृष्ठ की जांच करने के लिए होता है, चपटे पृष्ठ की जांच करने के लिए होता है, या अनियमित पृष्ठ की जांच करने के लिए होता है। ठीक है, तो
क्या होता है गुनिया? गुनिया एक हल्के आकार का शेप होता है ऐसा, और ये हमेशा चपटे यानी कि ऐसे चपटे जॉब की ही जांच करता है। तो ये क्या करेगा? आंसर क्या हो जाएगा? चपटे पृष्ठ की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान देंगे हम लोग कि हमेशा जब भी कोई भी टूल का नाम आता है, किसी भी औजार का नाम आता है, तो उसका औजार का जो नाम है उसको हिंदी में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश में ही पढ़ना ज़्यादा शुरू करेंगे। आपको हिंदी में तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी, लेकिन इंग्लिश का आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जब अगर क्वेश्चन में इंग्लिश में नाम दे दिया टूल्स का, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमेशा क्या करेंगे? इंग्लिश के नाम को ही पढ़ेंगे और याद करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मापन के बारे में बताया है। इसका एक और क्वेश्चन है मात्रक। मात्रक दो तरह का होता है, एक एसआई मात्रक और एक ब्रिटिश प्रणाली और मैट्रिक प्रणाली। ठीक है, जो एसआई मात्रक होता है वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो लंबाई का जो मात्रक होगा वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से किसका होगा? मीटर में होगा। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खालिस्तान का क्वेश्चन देखिए, निम्न का प्रत्यक्ष मापन औजार है, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष मापन औजार है? ठीक है, मानक इस्पात रूल, प्रत्यक्ष, पहले तो ये बता दे रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होती है, बताया गया है। प्रत्यक्ष मापन विधि, अप्रत्यक्ष मापन विधि और तुलनात्मक मापन विधि। प्रत्यक्ष मापन यानी कि एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की सीधी दूरी पटरी की सहायता से सीधे माप लेना और पढ़ लेना, इसको प्रत्यक्ष माप कहते हैं। अप्रत्यक्ष माप क्या होती है? किसी भी कैलिपर, गुनिया या किसी अन्य उपकरण के सहायता से उसकी माप, किसी भी जॉब की माप लेना और उसके बाद पटरी पर रखकर उस टूल की माप लेना, ये होती है अप्रत्यक्ष माप। और तुलनात्मक माप क्या होती है? किसी भी बने हुए मास्टरपीस से तुलना करके उसकी माप निर्धारित करना, ये होती है तुलनात्मक माप। तो यहाँ पे पूछा क्या है? प्रत्यक्ष माप क्या होती है। ठीक है, तो इनमें से किसके द्वारा प्रत्यक्ष माप ली जाती है? स्टील रूल के द्वारा, बाह्य कैलिपर के द्वारा, ट्राई स्क्वायर के द्वारा या स्ट्रेट एंगल के द्वारा? तो है आंसर आ जाएगा स्टील रूल के द्वारा, क्योंकि स्टील रूल पर ही डायरेक्ट रीडिंग लगी रहती है। आप डायरेक्ट किसी भी लाइन का माप लेते हैं और उसको तुरंत ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, आंसर आ जाएगा इस्पात रूल, स्टील रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस्पात रूल, इस्पात रूल का मतलब समझ लीजिए, स्टील रूल की बात कर रहा है ये, यानी कि लोहे की पटरी। इस्पात रूल की सबसे छोटी माप क्या होती है? अब इसके पहले भी बताया है कि जितने भी साधारण मापी यंत्र होते हैं उन सभी की जो न्यूनतम माप होती है वो होती है 0.5 mm। ठीक है, कितनी होती है? 0.5 mm, इतनी ही होती है। और जितने भी साधारण मापी यंत्र होंगे उन सब की माप कितनी होगी? 0.5 mm होगी। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? स्पीड रूल की सबसे छोटी माप क्या कहलाएगी? 0.5 मिलीमीटर mm। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। BIS को जाना जाता है। ठीक है, BIS को कैसे जाना जाता है? BIS का फुल फॉर्म है भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या है? ब्यूरो ऑफ
इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS का फुल फॉर्म होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, भारतीय मानक ब्यूरो। हिंदी में भारतीय मानक ब्यूरो और इंग्लिश में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बता रहा है? कैलिपर निम्न से बनते हैं। कैलिपर किससे बनते हैं? बताया गया है, थंब रूल है कि लगभग जितने भी आपके औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, वो अधिकतर टूल स्टील या हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि आप किसी भी टूल का नाम नहीं जानते, बहुत कम टूल्स ऐसे हैं जो अदर मटेरियल के बनते हैं, लेकिन नहीं तो अधिकतर मटेरियल्स को, अधिकतर टूल्स को क्या है, टूल स्टील के द्वारा या हाई कार्बन स्टील के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है? देखिए आगे ऑप्शन, टूल स्टील, कार्बन, मृदु इस्पात या पीतल, किसका बनाया जाता है? आंसर आ जाता है सीधे कार्बन, टूल स्टील, ठीक है। टूल स्टील के द्वारा कैलिपर को बनाया जाता है। कुछ कैलिपर होते हैं जो कार्बन से बनते हैं। कार्बन का पूरा नाम भी हमने बताया ना, कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। यहां पर इसने हाई कार्बन स्टील लिखना भूल गया है, चाहे हाई कार्बन स्टील लिख दो, ठीक है, और चाहे टूल स्टील ले लो, दोनों ही एक ही चीज है, ठीक है। अब यहां पे चाहे ये हो जाएगा आंसर आपका टूल स्टील, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्राई स्क्वायर का मुख्य प्रयोग क्या है? ट्राई स्क्वायर का मुख्य उपयोग क्या है? ट्राई स्क्वायर देखिए फिर से नाम आ गया है, इसका मतलब होता है गुनिया, यानी कि गुनिया का मुख्य उपयोग क्या है? तो गुनिया का कौन सा मुख्य उपयोग होता है? समतलता की जांच करना, वर्गकारिता की जांच करना, लंबाई की जांच करना या व्यास की जांच करना। आंसर हो जाएगा वर्गाकारिता की जांच करना। इसके पहले भी क्वेश्चन ये आया था, ठीक है। वर्गाकारिता की जांच की जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्र में दर्शाए गए डिवाइडर का प्रकार बताइए। कौन सा डिवाइडर है, कौन से प्रकार का डिवाइडर है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान दीजिए तो डिवाइडर कैसा होता है? आप लोग अपने बचपन में भी देखे होंगे, जो ज्योमेट्री बॉक्स आती थी उसमें एक 2 सुई वाला प्रकार होता था, उसे डिवाइडर कहते थे, ठीक है। इसकी 2 टांगे होती थी और दोनों टांगों पर एक एक सुई लगी होती थी, इसे डिवाइडर कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डिवाइडर दिखाया जा रहा है थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? यहाँ पर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर एक छोटी सी स्प्रिंग लगी हुई है इसको फैलाने के लिए, ठीक है। आप जैसे ही इस नट को घुमाते हैं तो ये अपने आप फैलना शुरू होता है, इसको फैलाया नहीं जाता। जैसे ही आप इस नट को घुमाएंगे वैसे वो अपने आप फैलने लगेगा। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग लगे होने की वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्प्रिंग जोड़, ठीक है। स्प्रिंग जोड़ डिवाइडर है ये। अगर पुराने वाले बचपन वाले डिवाइडर की बात करेंगे तो वो क्या है, कहलाएगा स्क्रू जोड़ डिवाइडर कहलाएगा, ठीक है। ये पुराना वाला स्क्रू जोड़ डिवाइडर और ये जो चित्र में दिया गया ये कहलाएगा स्प्रिंग जोड़ डिवाइडर। क्यों? क्योंकि इसके जॉइंट पर स्प्रिंग लगा हुआ है और इसके जॉइंट पर एक छोटा सा नट लगा हुआ करता था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कैलिपर जो स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए होता है। अब इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, खांचे की चौड़ाई मापने के लिए कौन सा कैलिपर उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे वही फिर से आप क्वेश्चन आ गया है। वह कैलिपर, थोड़ा घुमा के दे दिया है, देखो, वह कैलिपर जो स्लॉट की चौड़ाई के लिए होता है। और ये कब आया है? ध्यान दीजिए तो एनसीवीटी के 2015 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा?
खांचे की चौड़ाई पूछ रहा है ना, यहां पर देख लेते हैं हम। जैसे ये एक जॉब है, ये एक खांचा बना हुआ है, इसकी चौड़ाई यानी इसके अंदर की चौड़ाई नापना है, आंतरिक चौड़ाई नापना है, आंतरिक लंबाई या आंतरिक माप लेना है, तो हमेशा इनसाइड कैलिपर का उपयोग। देखिए अभी तक आंतरिक कैलिपर दे रहा था, लेकिन अब यहां पर क्या दे दिया, इनसाइड कैलिपर, यानी कि इंग्लिश वाला शब्द दे दिया है, इनसाइड कैलिपर। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश के टूल्स के नाम जरूर याद कर लीजिएगा, टूल्स के जो भी नाम होंगे उनको इंग्लिश में जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनसाइड कैलिपर। नेक्स्ट आते हैं, क्या है, फर्म जॉइंट। फर्म जॉइंट कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर द्वारा अंतर किया जाता है। क्या अंतर किया जाता है दोनों में? फर्म जॉइंट कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में क्या अंतर होता है? तो जॉइंट के ही केवल प्रकारों का अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। कैलिपर कैसे होते हैं, चाहे आउटसाइड कैलिपर ले लो चाहे इनसाइड, कोई सी एक कैलिपर को ले लेते हैं, मान लो हम आउटसाइड कैलिपर की बात करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा बनता है, एक स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर और ऐसा होता है फर्म जॉइंट कैलिपर, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है? लेग एक जैसा होता है, दोनों लेग एक जैसे होते हैं, इसके भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इसमें एक स्क्रू बढ़ जाता है थोड़ा सा, ऐसा एक स्क्रू बढ़ जाता है, ठीक है। तो लेग एक जैसे होते हैं, स्क्रू भी लगभग सेम हो सकता है, स्क्रू इसमें भी लगाया जा सकता है। केवल अंतर क्या आता है, इसके जॉइंट में आता है, यहाँ पर स्प्रिंग लगी होती है और ऐसा स्टील लगा होता है, और यहाँ पर फर्म लगा होता है, रिबिट लगा होता है। तो किसमें अंतर आता है? जॉइंट के प्रकार में अंतर आता है। केवल जो जॉइंट का प्रकार होता है वही केवल अलग अलग होता है, बाकी सारी चीजें एक जैसी होती हैं, मापना भी इसका एक जैसा ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शाफ्ट यानी धुर की व्यास मापने के लिए कैलिपर का मतलब है, यानी कि किसी भी बेलनाकार शाफ्ट की व्यास माप रहा है, यानी कि बाहरी परिधि माप रहा है, बाहरी हिस्सा माप रहा है। मान लो एक ये व्यास गोला आकार है, इसका व्यास मापेगा, ठीक है। तो कौन मापेगा? बाह्य कैलिपर मापेगा। कैसे मापेगा? आउटसाइड कैलिपर अपनी बाहरी टांगों से या अंदर मुड़ी हुई टांगों से इसको मापकर पटरी पर ले जाके रख देगा और पता चल जाएगा कि इसके दोनों परिधि के जो बाहरी पॉइंट है इसकी माप क्या है। जब इसकी माप पता चल जाएगी और इसकी दूरी जितनी होगी वही इसका व्यास होगा। तो किसी भी शाफ्ट का जो भी व्यास होगा उसको मापने के लिए हमेशा बाह्य कैलिपर का उपयोग किया जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा। ये आ गया, 1.1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। 0.1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं ये पूछ रहा है। पहले इसको थोड़ा सा हल करते हैं। बताया गया है कि 1 इंच में 1 इंच में कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना सेंटीमीटर होता है। अब 1 इंच में mm कितना होगा? गुणे 10 कर दो, mm आ जाएगा। गुणे 10 कर दोगे mm आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 25.4 mm आ जाएगा 1 इंच में। अगर 1 इंच में 25.4 mm आ रहा है
तो 0.1 इंच में कितना आएगा, इसको 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको 0.1 करेंगे ना, 10 से भाग करेंगे, 0.1 करेंगे 10 गुना कम कर रहे हैं। ठीक है, 1 दशमलव यहां लग जा रहा है, 1 जीरो इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 0.1 बराबर कि 1/10 बराबर 2.5, ये आंसर आ जाएगा आपका 2.54 mm। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, उसको अगर mm में कन्वर्ट करेंगे 25.4 mm आएगा। अगर 1 इंच में 25.54 mm आ रहा है तो 0.1 इंच में 10 से भाग दे दोगे, सॉरी 0.1 इंच का निकालना है तो 25.4 में 10 से भाग दे दोगे, आ जाएगा 2.54 mm। ठीक है, तो 2.54 मिलीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, स्टील रूल 10 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर और 0.5 मिलीमीटर में क्या है, अंशांकित है। ठीक है, मतलब एक स्टील रूल है जिसमें 10 mm, 5 mm, 1 mm और 0.5 mm अंकित होता है। स्टील रूल की वास्तविक पठन क्या होगी, तो स्टील रूल की वास्तविक पठन हमने बताया है, स्टील रूल क्या है, एक साधारण मापी यंत्र है, साधारण मापी यंत्र है। तो इसका वास्तविक और न्यूनतम माप कितनी होगी, 0.5 mm होगी। ठीक है, तो 0.5 mm पे सीधे निशान लगा देंगे हम। ठीक है, आंसर आ गया। इसकी वास्तविक पठन यानी कि 0.5। नेक्स्ट आते हैं, गुनिया के समकोण पर कार्यवस्तु को स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस रिक्त स्थान को भरना है, गुनिया इनमें से किसके समकोण पर कार्यवस्तु को स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसके लिए, मशीन के लिए तो किया नहीं जाएगा, मशीन बहुत बड़ी होती है। किसी सतह के लिए नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके आकार जो होता है वो एल के आकार का होता है। ठीक है, तो वर्कशॉप होल्डिंग डिवाइस, ठीक है, वर्कशॉप का जो होल्डिंग डिवाइस होता है उसके लिए इसको चयनित किया जाता है, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब किसी भी होल्डिंग डिवाइस में किसी भी जॉब को फंसाया जाएगा तो उसके समतलता की, उसके नाप की, उसके कोण की या उसके सरफेस से सीधे होने की प्रक्रिया ट्राई स्क्वायर द्वारा मापी जाती है। इसलिए आंसर हो जाएगा क्या, वर्कशॉप होल्डिंग डिवाइस। नेक्स्ट हेडिंग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर जो कि स्टील रूल के साथ प्रयोग किया जाता है उसकी परिशुद्धता क्या होती है। देखो फिर से वही एक क्वेश्चन आ गया, हमको फिर से बताना पड़ेगा कि स्टील रूल एक साधारण मापी यंत्र है और क्या है, आउटसाइड कैलिपर भी एक साधारण मापी यंत्र होता है। ठीक है, बस यही है कि जो स्टील रोल होता है वो प्रत्यक्ष मापी यंत्र होता है और आउटसाइड कैलिपर अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होता है। तो इसकी परिशुद्धता यानी कि न्यूनतम शुद्धता वाली माप कितनी होगी, 0.5 mm। अब इसमें जितने भी चाहे उतने जीरो आप लगा सकते हैं, आएगा आंसर यही 0.5 mm। जैसे कि यहाँ पे 0.5 mm के बाद एक जीरो बढ़ा दिया गया कंफ्यूज करने के लिए, है ना, 0.50 mm बढ़ा दिया गया है। तो आप चाहे 0.50 mm लिख लीजिए चाहे 0.5 mm लिख दीजिए, एक ही बात है। तो साधारण सारे मापी यंत्र कितने के कहलाते हैं, 0.5 mm के कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
एक कैलिपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है, निम्न में से उस कैलिपर का सही नाम क्या है? बताइए। अभी एक क्वेश्चन आया था कि एक कैलिपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है वो कौन सा है? तो वो जेनी कैलिपर है जिसको 3 नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इनमें से क्या है? इनमें से उस कैलिपर का सही नाम नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि सही नाम नहीं है? तो डिवाइडर कैलिपर, या तो ये डिवाइडर ही हो जाएगा या तो कैलिपर ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों नहीं होगा, या तो कैलिपर होगा या तो डिवाइडर होगा। तो डिवाइडर कैलिपर इसका सही नाम नहीं है। जेनी कैलिपर भी बोला जाता है, ऑड लेग कैलिपर या बेंड लेग कैलिपर भी इसको बोला जाता है, और ये हार्मोफोडाइट इसका नाम भी बोला जाता है। और क्या नाम नहीं बोला जाता? वो होता है डिवाइडर कैलिपर, इसका नाम नहीं है। या तो ये कैलिपर ही होगा या तो डिवाइडर ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मीटर के बराबर होता है। अब इनको हल करके आप बताइए हमें कि 1 मीटर के बराबर कितना होता है। ठीक है, चलिए हल करके बताइए, नहीं तो हम बताने चल रहे हैं इसको। चलिए अच्छा हम बता देते हैं। देखिए, जिन्होंने हल कर लिया है तो एक बार आंसर अपना मिला लेंगे, जो नहीं हल कर पा रहे हैं देख लीजिए, हल कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है? 1 मीटर में 1 मीटर किसके बराबर होता है? इन चारों में से किसके बराबर 1 मीटर होता है? तो बताया गया है कि 1 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है यार, ये मिट क्यों नहीं रहा? 1 मीटर में क्या होते हैं? 100 सेंटीमीटर हैं, सब जानते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये चीजें तो मालूम है। अब 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ये भी पता है। तो 100 सेंटीमीटर में कितना mm हो जाएगा? 1000 mm हो जाएगा। क्योंकि यहां पर सब mm में ही लिया हुआ है, इसलिए हम इसको mm में डायरेक्ट नाप रहे हैं। ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो 100 गुणे 10 बराबर 1000 mm। ठीक है, तो 1 मीटर के बराबर क्या होगा? 1000 mm हो जाएगा 1 मीटर के बराबर। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले आंसर पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। जेनी कैलिपर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, यानी कि इस खालिस्तान को भरना है। किसके लिए किया जाता है? देखो क्वेश्चन फिर से आ रहा है ये दोबारा, और कब आया है? 2017 में आया है। तो ये आना निश्चित है कि ये आपकी बार भी आ सकता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? गोल बार के बाहरी पता लगाने के लिए, गोल बार के भीतरी पता लगाने के लिए। बाहरी पता यानी कि गोल बार, बार यानी छड़। ठीक है, यानी कि बेलनाकार जॉब। गोल बार यानी गोल, और बाहरी पता यानी कि इसका बाहरी परिधि। ठीक है, बाहरी व्यास, और भीतरी यानी कि आंतरिक व्यास। ठीक है, किसी भी गोल बार यानी बेलनाकार छड़ का, गोल छड़ का बाहरी व्यास पता लगाने के लिए या भीतरी व्यास पता लगाने के लिए, गोल बार के केंद्र का पता लगाने के लिए, गोल बार के केंद्र यानी कि गोल छड़ के केंद्र का पता लगाने के लिए, या कोण प्राप्त करने के लिए, किसके लिए किया जाता है? तो हमने बताया है कि जेनी कैलिपर का 2 ही काम होता है, या केंद्र का पता करना या आउटलाइन यानी समानांतर रेखा खींचना। 2 ही काम होते हैं इसके। तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, सही हो जाएगा। गोल बार के केंद्र का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट आते हैं, देखिए 1 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री किसके बराबर होता है, ठीक है, डिग्री यानी अंश। जैसे 120 ये जो ऊपर लिखा होता है, जैसे 90 डिग्री होता ना, तो ये ऊपर जो लिखा होता है इसको डिग्री कहते हैं। और डिग्री के साथ अगर 2 पॉइंट लगा हुआ है, जैसे 90 डिग्री, ठीक है, उसके बाद अगर लिखा है 30, ये 2 पॉइंट, ठीक है, तो इसका मतलब होता है मिनट, ठीक है। और पता है सबको कि 60 मिनट होते हैं, 60 से ज़्यादा मिनट होते नहीं हैं, तो आंसर आपके हो जाएंगे 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट। ये इसको मिनट ही कहते हैं जब अंश से कम, जैसे कहते हैं ना कि 92.5 अंश है, ठीक है, 92.5 अंश है, तो इसको ऐसा नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे 92 अंश और 30 मिनट है, ठीक है, ऐसे इसको कहा जाएगा। क्योंकि एक अंश में 60 मिनट होते हैं और आधे अंश में 0.5 अंश में 30 मिनट आ जाएंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से इसको ऐसे लिखा जाता है। कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसा मिलेगा। तो 1 डिग्री 1 अंश के बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। अगला देखते हैं, किस प्रकार के डिवाइस या यंत्र कैलिपर होते हैं। इनमें, इन चारों ऑप्शन में से किस प्रकार का डिवाइस होता है कैलिपर। कैलिपर किस प्रकार का डिवाइस होता है, प्रत्यक्ष माप लेने वाला यंत्र, अप्रत्यक्ष माप लेने वाला यंत्र, उपरोक्त में ए और बी दोनों, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लेने वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया है कि स्टील रूल ही केवल है जो प्रत्यक्ष माप ले पाती है, या नापने वाले जिनमें रीडिंग बनी हो, जिनमें 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स लिखे हों, वही प्रत्यक्ष माप ले सकता है, और कोई भी जॉब प्रत्यक्ष माप नहीं ले सकता है। तो कैलिपर जो होते हैं उनमें तो केवल लेग होती है, उसमें और कुछ तो होता नहीं है। तो कैलिपर क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष माप लेने वाले यंत्र होते हैं। आंसर आपका बी सही हो जाएगा, अप्रत्यक्ष माप लेने वाले यंत्र। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस हैं, और इसके साथ हमारा लेसन 2 का क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया है। अब अगले लेसन में लेसन 3 के बारे में हम जानकारी लेंगे। धन्यवाद।